जुले मैं अभी अभी उतरा हूँ ले एयरपोर्ट पर और पायलट ने बताया कि बाहर -9 डिग्री का ठंड है। आई एम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू places like Kochi and Hyderabad, which were very warm. And out here in Ladakh, it's a cold spell going on with cloudy, cold days and freezing cold nights. I hope this cold spell gets over soon. Meanwhile, I have to go and check on some of our projects. So, after spending a week outside Ladakh, I have come to the upper valley of Phyang village to check on the Ice Stupa artificial glaciers making, where we are introducing digital automation. चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को बनाने में हम डिजिटल ऑटोमेशन कैसे ला रहे हैं, यानी कि इसे स्वचालित कैसे बना रहे हैं। मगर इससे पहले आप में से जिनको न पता हो उन्हें ये बताना होगा कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स क्या हैं और ग्लेशियर्स क्या हैं। तो लद्दाख जैसे इलाकों में खेतों के लिए, पेड़ों के लिए पानी बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए बर्फ़ से आता है, और ये बर्फ़ होता है सालों, कभी कभी सैकड़ों सालों से जमा बर्फ़ पहाड़ों में, जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ ग्लेशियर यूँ तो लद्दाख में और स्कार्दू बाल्टिस्तान में सैकड़ों सालों से बनाते आ रहे हैं, और ऐसे हमें मिसाल मिलते हैं। मगर पिछले कोई 30 साल में एक इंसान ने इसे और वैज्ञानिक तरीके से बनाना शुरू किया। उनका नाम है पद्मश्री अबा नॉरफेल जी। इन्हें आइस मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया कि जो पानी ग्लेशियर से पिघल के सर्दियों में बहता है और वो सागर में चले जाता है, लोगों के काम नहीं आता है, उसे जमाना शुरू किया ताकि वो पिघले गर्मियों के आते हुए और किसानों के काम आए। तो ये हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, और ये हॉरिजॉन्टली फैले हुए नदी के बेसिन में बनते आए हैं। अब इसके साथ भी एक समस्या ये थी कि अगर वो कम ऊंचाई वाले जगहों पे यानी कि गांव के पास हों तो वो जल्दी गर्मियों में पिघल जाते थे और किसानों की ज़रूरत से पहले ही चले जाते थे। अब अगर ऊंचाई के इलाकों में बनाएं तो गांव के लोगों के लिए मुश्किल पड़ता था उसे बनाने के लिए जाना, क्योंकि बर्फ़ में ढके हुए वादियों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इन मुश्किलातों को देखते हुए 7-8 साल पहले हमने नॉरफेल जी के समस्याओं को सुलझाने के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया, और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपास, क्योंकि ये स्तूपास से मिलते जुलते थे। अब वर्टिकल में क्या होता है कि धूप इसे पिघला नहीं पाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा, और किसानों को वॉल्यूम चाहिए, सूरज को एरिया चाहिए, उसे हम वो नहीं देते। तो इसलिए ये आइस स्तूपस गर्मियों तक भले ही कम ऊंचाई के जगहों पे बनाएं, पिघलता नहीं है। अब ये आइस स्तूपस बनाए कैसे जाते हैं? बिना मोटर के, बिना पंप के, बिना बिजली के, सिर्फ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण और दबाव, प्रेशर के साथ। ये आप एक अलग वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। अब मैं बताना ये चाहता था कि आइस स्तूपस के बनाने में भी एक समस्या आती रही, और वो ये था कि गांव के लोगों को इसे बनाने के लिए सर्दियों में रात में -20 में जाकर इसके नल को या वाल्व को खोलना पड़ता रात को, और सुबह बंद करना पड़ता, क्योंकि रात को पानी जमता है और स्तूपा बनता जाता है, और दिन में थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो वो पिघला देता है, तो इसे बंद करना पड़ता है, और इसके लिए लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती। और दूसरा इसका समस्या ये था कि अगर कभी किसी वजह से इसके फव्वारों में, फाउंटेन्स में कोई कचरा जाए या किसी वजह से बंद हो जाए तो पूरी की पूरी लाइन जम जाती है और इसे पिघलाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आंसर था ऑटोमेशन, डिजिटल ऑटोमेशन, ताकि ये पानी खुद ब खुद रात को चलने लगे और सुबह बंद हो तापमान के अनुसार, और कहीं कोई कुछ कचरा फंस गया या किसी वजह से बंद हुआ किसी एक जगह पे, तो वो सेंसर काम करे और दोनों ही हालत में
पानी को अलग से डाइवर्ट कर दे और इससे पूरी लाइन बच जाए और लोगों को भी तकलीफ ना हो। तो इसलिए अब हम जाते हैं ऑटोमेशन को समझने के लिए। डिस्कवर किया शावर मिक्स, करो डिस्कवर स्पॉटिफाई पर। ऑटोमेशन को समझने के लिए तो ये हैं अंगचुक नोरबू जी। जुले अंगचुक नोरबू। और अंगचुक नोरबू हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, सबसे सीनियर मेंबर्स में से एक हैं। तो अंगचुक नोरबू, आप कैसे याद करेंगे ये डिजिटल ऑटोमेशन के सफ़र को आइस्तूपास में? जी गाले, जैसे हम पहले भी 2018-19 में भी हम अपने आइस्तूपा टीम के साथ थोड़ा ये जैसे हम पाइप जम जाना और इसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो उसी को देखते हुए हम ऑटोमेशन किया और थोड़ा बहुत विचार किया था। तो उसको देखते हुए फिर हमें जैसे इंटरनेशनली भी हम जैसे आइस्तूपा टीम विज़िट करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, चिली। तो 2021 में भी हमारा आइस्तूपा टीम से 2 लोग गए थे। तो वहाँ पर और जैसे हम ऑटोमेशन का सोच रहे थे और उसको आगे बढ़ने का गति मिला था स्विट्ज़रलैंड में। जी। तो फिर उसके साथ साथ फिर अपना ऑटोमेशन सेटअप 2022 में 22 की सर्दी में हम कुल्लुम वैली में गांव में किया था। हाँ जी। फिर उसी के साथ साथ फिर जैसे ही हमारा थोड़ा बहुत सेटअप काफ़ी अच्छा हो गया, फिर चिली में भी हमारा एक टीम के साथ भेजा था। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया था। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि फुल्ली अभी ऑपरेट हम ऑटोमेशन से हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अंगचुक नोरबू और हमारे टीम के और एक मेंबर अमन इस गर्मियों में जब चिली में सर्दियां थी तो इन्हीं इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए गए थे और उसको चलाकर चिली के टीम ने भी एक ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप किया था। उनको चलाकर ये फिर उस एक्सपीरियंस के साथ लद्दाख में अभी हम इन्हें इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ हमारे और एक साथी निशांत तिक्कू, जो कि इस वाल्व पर काम करते आए हैं, काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, इस टीम के हेड करते हैं। तो जानेंगे कैसे ये काम करता है अगर मैं फिसल ना जाऊं। जुले निशांत, जुले। निशांत कश्मीर से हैं और बहुत ही डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे हैं। निशांत बताएंगे कि कैसे ये वाल्व्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ और ड्रेन होते हैं? जी काले, सो ये एक सिंपल 4-वे वॉल्व सिस्टम है। इसमें 4 इनलेट आउटलेट्स हैं। तो इसमें पोजीशनिंग सिंपल है काले, क्योंकि अभी दिन है। अगर हम स्तूपा में पानी डालें तो पानी मेल्ट हो जाएगा, जमेगा नहीं। तो वॉल्व पोजीशनिंग क्लोज पे है। पानी यहाँ से आ रहा है और ड्रेन में वापस नदी में जा रहा है। जैसे ही शाम होगी और पानी जमने का टाइम होगा, वैसे ही हमारा सिस्टम ये डिफाइन करेगा कि हाँ अब जमने का टाइम है। तो ये ओपन पोजीशन से ये इस पोजीशन में चला जाएगा और हमारा ये दोनों साइड जो ड्रेन है वो एम्प्टी रहेगा और सोर्स से सीधा स्तूपा पे पानी जाएगा। ब्यूटीफुल। गुड। तो हमारे और एक टीम के मेंबर हैं दर्शन, जो कि ऑटोमेशन पे काम करते हैं। दर्शन जी, आप थोड़ा दिखाएंगे कि आज शाम को जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये पानी आइस्तूपा की तरफ किस तरह जाएगा? आपके पास एक मोबाइल ऐप है जिससे आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि शाम को ऑटोमेटिकली होगा। कैसे करते हैं, दिखाएंगे? ये मेरे पास एक फ़ोन में ऐप है, एक डैशबोर्ड बना रखा है। मैं मेरे फ़ोन से मैन्युअली आइस्तूपा के तरफ पानी स्विच करूँगा। अभी आप देखोगे कि ये जो वॉल्व है ये घूमने लगेगा। तो कुछ देर लेता है और उसके बाद ये ड्रेन मोड से फ्लो मोड में आता है। फ्रीजिंग मोड में ये आप अभी देख पाओगे कि ये अभी ड्रेन करना बंद कर देगा और पानी यहाँ से इस तरफ आइस्तूपा की तरफ डाइवर्ट होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाल्व सिस्टम पूरा मेड इन इंडिया है और जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो तो हमारा अपना इन हाउस डेवलप्ड सिस्टम है। आप बताएंगे दर्शन जी इधर आकर कि कैसे क्या क्या
क्लाइमेट फैक्टर्स को लेके ये ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है। तो जो आपने वॉल्व सिस्टम देखा, ये यूनिट जो पूरा यूनिट है, इसमें ऑटोमेशन और हमारा वेदर स्टेशन लगा हुआ है। तो वेदर स्टेशन में अलग अलग जो हमने सेंसर्स लगा रखे हैं, जो पानी का तापमान, पानी का प्रेशर, जो वातावरण का तापमान है, ग्राउंड टेम्परेचर देखता है, सोलर रेडियंस देखता है, विंड स्पीड देखता है, विंड डायरेक्शन देखता है, और इन सब चीज़ों को नाप कर ये डिसाइड करता है ये सिस्टम कि किस समय वॉल्व को बंद या चालू करना है। बंद करना मतलब ड्रेन, और चालू मतलब इसकी पाइप के ऊपर पानी स्प्रिंकल करना। और इसको मॉनिटर करने के लिए भी हम, क्योंकि ये बहुत हम दूर पहाड़ों में हैं, तो कैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे इसके साथ संपर्क बनाते हैं? खाली जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा वेदर स्टेशन है और लॉगर है, इसके लिए हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो ये डैशबोर्ड अगर हमें रिमोटली इसका डेटा लेना है, रिमोटली हमें डैशबोर्ड मॉनिटर करना है, तो हमने यूज़ किया हुआ है डायरेक्शनल एंटीना, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इंटरनेट पहुँचा रहे हैं, और इसके थ्रू हम ख्याल में बैठ के, कैंपस में बैठ के, ऑफिस से या दुनिया के किसी भी कोने से हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं, और इसका ऑपरेशन हम किस टाइम पे किस तरीके से हो रहा है हम वो देख सकते हैं। थैंक यू वेंकट। वेंकट हमारे एक फेलो हैं कोर्स में, और हम विशाल से पूछते हैं जो कि और एक फेलो हैं ख्याल में। तो इसको पावर करने के लिए विशाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में तो कोई पावर प्लांट या पावर लाइन तो है नहीं, बताइए। जैसे आपने बताया कि बैटरीज का इफेक्ट होता है सन की वजह से, तो हमने जैसे पता ये सोलर पैसिव बॉक्स है जो सन की ऊर्जा लेके उसको गर्म करता है, साथ ही में जो अंदर का टेम्परेचर है बैटरी के लिए मेंटेन रखता है, जिससे बैटरी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता ठंड का। साथ ही में इसको चार्ज करने के लिए हमने एक सोलर पैनल यूज़ किया है। जो सोलर पैनल देखेंगे आप, तो छोटा सा सोलर पैनल है जिसमें वो बैटरी चार्ज भी होती है, साथ ही में वो पावर करती है वेदर स्टेशन को। और इतने छोटे से सोलर पैनल से पूरा सिस्टम पावर हो रहा है। हाँ काले। तो अब हम समझते हैं कि इस ऑटोमेशन का फर्क लोगों पर जो इस पे काम करते हैं आइस कीपर्स पे सर्दियों में, फर्क क्या पड़ता है, असर क्या होता है। और यहाँ हमारे दुर्जे जी हैं, ये हमारे आइस कीपर टीम के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। तो दुर्जे जी, आप फील्ड में जाते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे आपने देखा है आइस कीपर का बनाना, उसकी मेहनत और ऑटोमेशन के असर। पहले तो ये बताइए कहाँ कहाँ बन रहे हैं? वैसे तो लद्दाख में अराउंड 18 विलेजेस में बन रहे हैं इस साल। तो कजाख्स्तान में 3 विलेजेस, कारगिल में 11, 12, 11-12 विलेजेस, और ले जुनखोर में 2-3 विलेजेस, और नुब्रा में भी बन रहे। लद्दाख के सारे रीजन में इस साल बन रहे हैं। तो दुर्जिले, आखिर में ये बताइएगा कि इस ऑटोमेशन सिस्टम का कॉस्ट कितना आता है, क्योंकि आखिर वही सबसे जरूरी बन जाता है। तो वैसे तो ऑटोमेशन यूनिट्स जो ये हमने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका कॉस्ट जब हम लोग पहली बार हमने स्विस वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बना था इन 2021, तो इसका अराउंड 22 लाख जा रहा था। स्विट्जरलैंड के साथ जब बना हमने बनाया था। और उसके बाद हम लोगों ने R&D बहुत किया, ऑर्गेनाइजेशन बहुत किए, फिर हमने एक्चुएटर्स हमने अलग से सोच के, वॉल्व अलग से सोच के, इन हाउस हमने खुद असेंबल किया साथ में मिलके, फिर सेंसर्स सारे कैलिब्रेट किए, कौन सा अच्छे सस्ते सेंसर्स भी अच्छे का काम कर रहे हैं और कैलिब्रेशन के साथ। फिर हमने अभी इस साल एक ऑटोमेशन यूनिट का कॉस्ट है 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपीज़ का। तो और हमारी यही कोशिश है, और हम यही होप करते हैं कि अगले 1-2 साल में इसका पर यूनिट कॉस्ट 60,000 तक लेके आ जाए। 22 लाख से 60,000 तक हम लाए हैं इसका कॉस्ट। अब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आइस कीपर टेक्निक या फिर ऑटोमेशन, इसका क्या पेटेंट है, कॉपीराइट है? तो हम आप सबको बताना चाहते हैं, हम पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में नहीं विश्वास करते हैं। हम कॉपी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सभी को मदद करना चाहते हैं कि आप कॉपी करें, आप इसकी और बढ़ावा करें, पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो लोग इसे अपनाते हैं और कुछ लोग क्रेडिट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये फैले और ये टेक्नोलॉजी जो कि भारत में शुरू हुई आइस कीपर बनाने की या फिर ऑटोमेशन की, ये और जगहों पे भी फैलता जाए। अभी आपको मैं ये बताऊं कि लद्दाख के अलग अलग गांवों के बाद अब ये
स्कार्दू बल्तिस्तान में भी लोग खुद से बनाने लगे हैं, यहाँ नेपाल में बनाने लगे हैं, और इसी तरह चिली, साउथ अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड के साथ तो हम काम करते आए हैं, और मंगोलिया से अफ़गानिस्तान तक इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से भारत की एक टेक्नोलॉजी दुनिया की तरफ फैल रही है, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही भारत महान बने और समस्याएं हम अपने टेक्नोलॉजी से सॉल्व करें। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा और आपकी दुआएं हमें मिलते रहें। इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। जूले जूले। Let me tell you why I was in South India. People ask me if I am based in Ladakh or not. I'm very much based in Ladakh, but I go every now and then for appearances and talks. I often talk about innovation, problem solving, out-of-box thinking, leadership, and general motivational talks. These are great occasions for me because I get to meet many young, bright minds, experts, and sometimes collaborate with them. While I do pro bono talks for government-run institutions, the private ones and corporates actually generously contribute, and the income is used for projects like these or other projects to green the valleys so that we can save Ladakhi villages from climate-induced flash floods, or to design solar heated shelters for the Indian Army so that they can reduce their carbon footprint. I really enjoy being this little green Robin Hood of sorts. And I must tell you, to offset the emissions from the flights and travel I have to do, I plant tens of thousands of trees, especially in the Kargil region of Ladakh, where villagers go out and green the valleys, thereby saving the environment, securing the village from climate-induced events, and making it a better world for all. So it's a win-win solution. Next time, hopefully, I'll appear in your organization also. Till then, goodbye and Jule!